हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 को, ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स डिफरेंट बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के। सो आज हम डिस्कस करेंगे डेलीगेशन को। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख ले। करते हैं आज हमारा टॉपिक शुरू। डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब आपको कॉमनली सभी को पता होगा, जब कोई भी सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को किसी भी अपने सबॉर्डिनेट को अगर वो ग्रांटेड कर देता है, मीन्स जब कोई भी एक टॉप लेवल का बंदा अपने लो लेवल के बंदे को कोई भी काम देता है, अपनी अथॉरिटी को सौंपता है कि ले भाई आपको ये इतने टाइम के अंदर ये काम करना है, तो डेलीगेशन कहलाता है। मीन्स अपने काम को अनदर पर्सन को देना, अनदर पर्सन से करवाना डेलीगेशन कहलाता है। क्लियर है? डेलीगेशन is a authority. Delegation of authority merely mean the granting of authority to subordinate to operate within prescribed limited. Means delegation एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि ग्रांट करके चलती है अपनी अथॉरिटी को किसी भी अपने सबॉर्डिनेट को से करवाना, ऑपरेट करवाना विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड, कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको ये काम करना है। सो ये डेफिनेशन दी थी हमारे थियो हैमन ने। क्लियर है? आपको एक या दो डेफिनेशन तो याद करनी ही है। अच्छे मार्क्स लेने हैं तो स्टूडेंट्स पहले आपको मीनिंग लिखना है उसका, थोड़ा बहुत आपको जितना पता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, फिर प्रॉपरली दो डेफिनेशन तो आप लिख के ही आओगे अकॉर्डिंग टू ऑथर। क्लियर है? अब देखो, डेलीगेशन रेफर टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय, कि जब हमारा सुपीरियर अपने एम्प्लॉय को कोई भी काम ट्रांसफर करता है, कोई भी अथॉरिटी ट्रांसफर करता है, अब ये अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है टॉप लेवल से लो लेवल पे, तो उसको डेलीगेशन कहा जाता है। क्लियर है? इट इज ए प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, की ये क्या होती है, एक एफिशिएंटली फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स पहले से ही ये बता दिया जाता है कि आपको जो अथॉरिटी दी गई है वो विद इन टाइम करनी है, मीन्स अच्छे से भी करनी है और विद इन टाइम भी करनी है। ठीक है? बिकॉज क्यों, इट इज अनेबल अ मैनेजर टू यूज हिज और हर टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी ऑफ एक्टिविटी, ताकि कि जो मैनेजर है वो इस एबल हो सके कि जो काम किया गया है वो अच्छे से किया गया है, टाइम पे उसने काम को टाइम पे करके दिया और अच्छे से करके दिया गया है। क्लियर है? इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज दैट इट हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि डेलीगेशन का सबसे ज़्यादा महत्व ये होता है कि ये मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉय को डेवलप करता है। क्योंकि अगर किसी बंदे को उसका टॉप लेवल का बंदा काम देगा टाइम टू टाइम, वो अच्छे से डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि वो काम करेगा उसको तो उसमें परफेक्ट होगा। क्लियर है? मोटिवेशन होगा, हाँ उसको बढ़ावा मिलेगा, हाँ भाई मेरे सुपीरियर ने मेरे को काम दिया तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको अच्छे से करूँगा। उसकी ग्रोथ होगी, परफेक्शन आएगा उसके काम में, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, काम करके देगा तब भी उनके बीच में बातचीत होंगी, उनको पता चलेगा एक दूसरे के आइडिया ट्रांसफर होंगे, सो कोऑर्डिनेशन भी होगा डेलीगेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखो एलिमेंट क्या क्या हो जाते हैं डेलीगेशन के। फर्स्ट एलिमेंट की बात की जाए अथॉरिटी। डेलीगेशन तभी होगा जब अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जाएगा डाउनवर्ड, मीन्स टॉप लेवल टू लो लेवल। Authority refers to the right to take decision in order to guide the activity of other,
कि अथॉरिटी एक ऐसा राइट होता है जहां पर हम डिसीजन लेते हैं किसी भी अदर पर्सन की एक्टिविटी को गाइड करने के लिए। ओके, अथॉरिटी डेटरमाइन द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अथॉरिटी ये बताती है कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशन कैसा है। मीन्स क्या सबॉर्डिनेट जो उसको अथॉरिटी दी है उसके सुपीरियर ने, वो उसको प्रॉपरली करता है या नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि मान लो किसी चीज को लेके कन्फ्लिक्ट हो गया था सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, तो उस बंदे ने क्या कहा कि चलो भाई आप ही करोगे ये काम, तो वो क्या करेगा, उसके मन में थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगी, वो कहेगा क्यों करूं मैं इसका काम। तो अथॉरिटी क्या बताती है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके चलती है, डिटरमाइन करती है कि जो उसका सुपीरियर और वो सबॉर्डिनेट है उनके बीच में रिलेशन कैसा है। ओके, लॉ एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, कि जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो लॉ होते हैं और जो रेगुलेशन होते हैं, वो अथॉरिटी के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रतिबंध लगा के चलते हैं। क्योंकि जो अथॉरिटी होती है वो फ्लो करती है डाउनवर्ड, टॉप लेवल टू लो लेवल। क्लियर है? ओके, सेकंड देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात आ जाती है, अगर हमने किसी अपने सबॉर्डिनेट को काम दिया है, अथॉरिटी दी है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा टाइम पे करने के लिए, क्योंकि जो अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है वो विद इन टाइम पीरियड अब उसको काम करना होता है। अब वो ऑब्लिगेशन होता है कि जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी उसी का दायित्व होगा, उसी का ऑब्लिगेशन होगा कि उसको टाइम पे परफॉर्म करके दे, अपनी ड्यूटी को असाइन करे। क्लियर है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म प्रॉपरली द असाइंड ड्यूटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक दायित्व होता है जो सबॉर्डिनेट को अपने जो उसको काम दिया गया था उसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए सौंपा जाता है। If the subordinate has the responsibility for a job, यदि एक subordinate को responsibility कुछ काम करने की responsibility दी गई है, so he and she must be given necessary authority to carry out that task, कि उसके पास उसको एक नेसेसरी, एक बहुत ही जरूरी अथॉरिटी भी तो दी जाती है ना एक काम कवर करने के लिए। ठीक है, सो जहां पर अथॉरिटी होगी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, जहां पर काम दिया जाएगा तो उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा उस काम को टाइम पे पूरा करने के लिए। क्लियर है? थर्ड देखो अकाउंटेबिलिटी। अब जिसको जो रिस्पॉन्सिबल था उस काम को करने के लिए या जिसके पास अथॉरिटी थी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो अब आंसरेबल भी तो वही होगा कि उसने काम कैसा किया, ठीक है, आउटकम क्या आया। सो आउटकम जो आने का बताएगा, आंसर देगा आउटकम के लिए, वो अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। ओके, सो अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाई बीइंग अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम, कि जो अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है कि उस टाइम पे अप्लाई होती है जब काम पूरा हो जाता है, फाइनल आउटकम आता है। व्हेन ए सुपीरियर असाइन अ वर्क टू अ सबॉर्डिनेट, जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी काम दे देता है, तो ही और सी इज आंसरेबल टू सुपीरियर फॉर इट्स आउटकम, तो वो अपने सुपीरियर को आंसर देने के योग्य हो जाता है कि उसने क्या आउटकम लेके आया हो, क्या जो उसको काम दिया गया था उसने टाइम पे पूरा किया या नहीं किया। ओके, सो डेलीगेशन के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो अथॉरिटीज होती है, वो हमेशा टॉप लेवल टू लो लेवल पे आती है। अपर टू और रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसरेबिलिटी हो जाती है लो लेवल टू टॉप लेवल। अथॉरिटी दी जाएगी टॉप टू लो और आंसरेबिलिटी होगी यहाँ पर, अकाउंटेबिलिटी होगी लो टू टॉप। ये याद रखना आपको हमेशा। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स आप एक बार और इसको अच्छे से क्लियर कर लेना ताकि अच्छे से आपको ये पॉइंट क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। साथ के साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो स्टूडेंट्स
क्लासेस कैसी लगी लाइक करें, अच्छी लगे तो लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।